नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर बात करूँगा कि थेरेपी का जो आइडिया है या थेरेपी का जो पूरा प्रोसेस है, वो इतना डिफ़िकल्ट क्यों लगता है? थेरेपी लेना इतना मुश्किल, इतना कठिन हमें क्यों लगता है? क्यों होता है इनफैक्ट? ये बात करनी भी ज़रूरी है। थेरेपी डिफ़िकल्ट क्यों होती है? इस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको थेरेपी रिकमेंड की गई है या आप थेरेपी लेने का प्लान कर रहे हैं या आप थेरेपी ले भी चुके हैं 1 या 2 या 3 साइकोलॉजिस्ट से, आपने देखा होगा या आपके मन में ऐसा आ रहा होगा कि थेरेपी बहुत डिफिकल्ट होगी, थेरेपी लेना बहुत मुश्किल होगा। ये बात सच है, थेरेपी लेना एक्चुअल में डिफिकल्ट होता है। ऐसा क्यों होता है और इसका हम क्या कर सकते हैं? इस बारे में मैं इस वीडियो में आपसे बात करूँगा। ये जो वीडियो है, ये एक पेशेंट के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। या ये कहें कि एक आर्टिकल, एक ब्लॉग से मैंने ये वीडियो का जो कंटेंट है वो लिया हुआ है, या ये कहें कि वहां से इंस्पायर्ड है। कुछ आइडियाज उस ब्लॉग से लिए गए हैं और कुछ आइडियाज यहाँ मैं अपने उसमें एक्सप्लेन करने के लिए ऐड कर रहा हूँ, उसमें सप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो जो है एक मिक्स्ड कंटेंट की है, मतलब इसमें कुछ कंटेंट इंस्पायर्ड है और कुछ कंटेंट इसमें मेरा अपना होगा। तो ये जो पेशेंट है, ये medium.com पर इनका आर्टिकल है। निकी के करके हैं ये, जिनका ये आर्टिकल है, उसमें से मैं ये कंटेंट जो है आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें उन्होंने बात की है कि उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और ये बताया है कि थेरेपी लेना हार्ड क्यों होता है। वे कहती हैं कि बहुत सालों तक वह ऐसा मानती थी कि थेरेपी जो है वो बहुत हार्ड होती है और थेरेपी जो होती है वो बहुत जरूरी भी होती है। वे ऐसा मानती थी कि थेरेपी पे सबको जाना चाहिए, सबको थेरेपी लेनी चाहिए। हालांकि ये स्टेटमेंट बहुत जनरल हो सकती है, पर उनका ऐसा कहना है कि उनको ऐसा लगता है कि सभी को इससे बेनिफिट मिलेगा जब उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा या मिलेगी जो उन्हें सुन पाएगी, जो उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे, उसको सुनेंगे, उस पर रिफ्लेक्ट करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे। वे सभी चीजें जिससे हम लाइफ में गुजरे हैं, जिन अनुभवों से हम लाइफ में गुजरे हैं, उनके बारे में कोई हमारी प्रॉब्लम सुने, उस पर रिफ्लेक्ट करे, उसको समझने की कोशिश करे, ये हर किसी के लिए फायदेमंद होता है, हर किसी को अच्छा लगता है, हर किसी के लिए ये किसी ना किसी तरह से बेनिफिशियल होता है। कुछ तो लकी होते हैं लोग जिनके फ्रेंड्स होते हैं जो कि उनकी बात सुनते हैं, उनके फैमिली में ऐसे लोग होते हैं जो उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं और इससे उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझता है, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उन्हें हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। तो ऐसे में फैमिली या फ्रेंड्स के थ्रू भी काम बन जाता है, पर कई बार फैमिली या फ्रेंड्स या तो सफिशिएंट नहीं होते या हमारे फैमिली या फ्रेंड्स सपोर्टिव होते ही नहीं, समझते ही नहीं। कुछ हम में से ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने रिफ्लेक्टिव होते हैं कि खुद ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो कई बार किसी ऐसे व्यक्ति की हमें जरूरत ही नहीं महसूस होती कि किसी को अपनी बात बताई जाए, उसको समझाई जाए या वो हमारी बात समझे, और हमें लगता है हम अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। पर आम तौर पर कई बार हमारी लाइफ में ऐसे इश्यूज आते हैं, हमारी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, खासकर कि तब जब कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। तब चाहिए कि कोई हमारी बात सुने, समझे और हमें बताए कि हमारे साथ क्या ट्रबल है, क्या प्रॉब्लम है, और हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या तो हमें गाइड करे या हमें सॉल्यूशंस बताए। कभी ना कभी लाइफ में हर किसी को ऐसा फेज देखना पड़ता है जब वो इस चीज से गुजरता है, इस दौर से गुजरता है, जब उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट की, एक थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, या किसी किसी की लाइफ में ऐसा एक पड़ाव आता है, ऐसा एक दौर आता है जब उन्हें साइकोलॉजिस्ट की हेल्प के बिना काम बनता ही नहीं है, उसके बिना लाइफ आगे बढ़ती ही नहीं है, ऐसा लगता है, ऐसा हो जाता है। और इसके लिए थेरेपी में जो इंटरनल वर्क होता है, रिफ्लेक्टिव वर्क होता है, वो करना जरूरी हो जाता है। और ये जो अपने अंदर की विचार, अपने अंदर की भावनाओं को समझना, जानने का जो पूरा प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, इसको अगर हम अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, किसी फ्रेंड या फैमिली मेंबर की मदद से नहीं कर पा रहे हैं, तो थेरेपिस्ट के साथ ये बहुत आसान हो जाता है, इसे कर पाना बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, ईजी हो जाता है। कई पेशेंट्स जो ये बातें जानते भी हैं पर फिर भी वो रेजिस्ट करते हैं थेरेपिस्ट के पास जाने में, थेरेपिस्ट को मिलने में और थेरेपिस्ट की हेल्प से थेरेपी लेने में। तो निकी कहती हैं कि उन्होंने भी जब थेरेपी ली तो उनके लिए बहुत स्ट्रगलिंग होता था थेरेपिस्ट के साथ अपनी अपॉइंटमेंट को रेगुलरली मेंटेन कर पाना। हर वेडनेसडे को वो कह रही हैं कि सुबह के टाइम उनकी थेरेपी का सेशन होता था, उसके लिए खुद को प्रिपेयर कर पाना बहुत भारी होता था। वो जानती थी कि ये मेरे लिए अच्छा है, वो जानती थी कि ये स्लो काम कर रही है पर फिर भी ये मेरे लिए अच्छी होगी। ये सब जानते हुए भी उनको बड़ा भारी लगता था, बड़ा मुश्किल लगता था थेरेपी में इनिशिएटिव ले पाना, थेरेपी के लिए वर्क कर पाना। पर उन्हें पता था कि मुझे ये करना है।
तो हम थेरेपी क्यों नहीं ले पाते? क्यों हम थेरेपी के लिए जा नहीं पाते? क्यों हमें थेरेपी में जाना मुश्किल लगता है? बावजूद इसके कि हमें पता है कि हमें ज़रूरत है, फिर भी हम जा नहीं रहे, फिर भी इतनी कोशिशें कर रहे हैं, फिर भी इतना मेहनत करना पड़ता है खुद को समझाने में, ऐसा क्यों होता है? आम तौर पे तो देखा जाता है कि थेरेपी शुरू करना ज़्यादा मुश्किल होता है और शुरू करने से पहले ही हम 10 तरीके के रीज़न्स जो हैं खुद को सजेस्ट करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, जिससे कि हम थेरेपी को टालते रहते हैं। हालाँकि कई लोगों के लिए तो यह रीज़न बाद में भी बने रहते हैं, वो थेरेपिस्ट से मिल भी लेते हैं, बाद में भी वही रीज़न्स बने रहते हैं कि उनको थेरेपी या तो छोड़ देनी चाहिए या क्यों उन्हें थेरेपी कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। तो जो हमारे मन में कुछ वहम या आइडियाज़ होते हैं, हमें लगता है कि ये होगा या ये हो जाएगा या ये होना चाहिए, वो रियल हो जाता है और हमें सच में लगता है कि हम थेरेपी तो ले ही नहीं सकते, हमें थेरेपी लेनी ही नहीं थी या हम थेरेपी के लिए ही नहीं बने। सबसे बड़ी अड़चन आती है टाइम का कमिटमेंट। टाइम दे पाना थेरेपी में बहुत मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजिंग होता है और खासकर आज के ज़माने में और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। एक ज़माना था जब थेरेपीज़ नई-नई बनी थी, तब लोगों के पास लेज़र टाइम नहीं होता था, टीवी भी नहीं होते थे, एक टाइम ऐसा था। टीवी आ गया उसके बाद बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट के साधन नहीं होते थे। आज इतने एंटरटेनमेंट के साधन आ गए हैं, इतना हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि थेरेपी की ज़रूरत होते हुए भी हम उसे नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि हमारा टाइम हमारी बैड हैबिट्स, एडिक्टिव हैबिट्स या ये कहें कि सोशल मीडिया हैबिट्स में बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा उलझ के रह जाते हैं। साथ ही साथ काम होता है, घर में परिवार के लोग हैं, बच्चे हैं, पार्टनर हैं, डॉग है, डॉग की देख-रेख करने के लिए भी हमें टाइम चाहिए होता है, पेट एनिमल्स होते हैं। जिमिंग है, एक्सरसाइज करनी है, उसका भी शेड्यूल है। एक घर है जिसको पूरा देखना है, देख-रेख करनी है, काम करना है, पैसा कमाना है, जॉब है, बिज़नेस है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है जिसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो थेरेपी लगता है एक और नई बोझ आ जाएगी, एक और नई उलझन आ जाएगी, फिर से इसको भी करो, फिर से इसको भी कमिटमेंट दो, फिर वही वीकली रूटीन्स बनाओ और फिर थेरेपी में काफ़ी सारा काम भी करना होता है, थॉट वर्क करना होता है। काफ़ी सारा इंट्रोस्पेक्टिव वर्क करना होता है, अपनी एक्सरसाइजेज या अपनी कुछ थॉट्स या इमोशंस को रेगुलेट करने की एक्टिविटीज करनी होती हैं। एक नया बोझ, एक नई सरदर्दी सी लगती है, तो ऐसे में क्यों करे कोई? तो ऐसे में लगता है कि ये तो बहुत लीस्ट प्रायोरिटी की चीज़ है, कर लेंगे जब करना है, जब टाइम निकालेंगे कभी फुर्सत से तब देख लेंगे। अभी तो और भी बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन पर टाइम देते हैं, वो कर लेते हैं, बाद में देख लेंगे फुर्सत से थेरेपी लेने हैं। नेक्स्ट आता है फाइनेंशियल कमिटमेंट। खर्चीली होती हैं थेरेपीज, सस्ती नहीं होती हैं। हालांकि वेस्टर्न कंट्रीज में तो इंश्योरेंस कंपनीज कवर करती हैं थेरेपी और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट को, पर इंडिया में और डेवलपिंग नेशंस में तो ऐसा होता नहीं है, या होता है तो किसी किसी जगह होता है, ज्यादातर जगहों पर ऐसा नहीं होता है। किसी किसी प्राइवेट कंपनीज में ऐसा हो सकता है कि हर तरह का ट्रीटमेंट जो है वो इंश्योरेंस में कवर होता हो, हेल्थ इंश्योरेंस में कवर होता हो, पर ज्यादातर जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं या कुछ दूसरी कंपनीज हैं वो साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट को भी कवर नहीं करती। थेरेपी तो बहुत दूर की बात हो जाती है। बहुत थोड़ी सी इलनेसेस, डिसीजेस को उनमें कवर किया जाता है और उनके ट्रीटमेंट कॉस्ट को कवर किया जाता है इंश्योरेंस में, और वो भी ज्यादातर मामलों में पार्शियली कवर किया जाता है, पूरा ट्रीटमेंट कॉस्ट कवर नहीं किया जाता। यहाँ तक कि बाहर के देशों में तो वेटिंग लिस्ट बहुत लंबी होती है, जिसके लिए जाने में, थेरेपी लेने में, शुरू करने में थेरेपी बहुत समय लग जाता है कई बार तो वहां जो लोग इंश्योरेंस के थ्रू थेरेपी लेना चाहते हैं उनको इतनी लंबी लंबी वेटिंग लिस्ट में वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है कि थेरेपी शुरू होने तक प्रॉब्लम ही बहुत सीवियर हो चुकी होती है, उनको और कोई ऑप्शंस सर्च कर लेनी पड़ती हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो अर्निंग भी नहीं होते हैं, अर्न नहीं कर रहे होते हैं, एम्प्लॉयड नहीं होते हैं, उनके लिए हर महीने पैसा निकाल पाना थेरेपी के लिए, वो भी 4-5 सेशंस के लिए, बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और आम तौर पर जो थेरेपी की जो फीस होती है वो 1000-1200 से लेकर 2 से 3000 तक होती है। कुछ कुछ जगहों पर 600-800 रुपए की फीस भी होती है। इतना पैसा निकाल पाना हर महीने 8-8, 10-10 हजार, 5-5 हजार तक निकाल पाना कई लोगों के लिए वो ही बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो अच्छा अफोर्ड कर पाते हैं, तो कई लोगों के लिए ये बहुत बड़ी ट्रबल तो नहीं होती, पर फिर एक हमारे व्यूज होते हैं, परसेप्शंस होते हैं कि सिर्फ बात करने के लिए पैसा क्यों खर्च करना, बात ही तो करनी है। ऐसे में कई लोग इस वजह से भी डिमोटिवेट होकर ट्रीटमेंट नहीं लेते। हालांकि वो टॉक थेरेपी, साइकोथेरेपी के बेनिफिट्स या उसकी पूरी प्रोसेस और उसकी टेक्निक्स को नहीं समझते, इस वजह से वो ऐसा सोचकर अक्सर थेरेपी छोड़ देते हैं कि यहाँ पर तो सिर्फ बात करने का ही पैसा देना है, बात कौन करेगा, बात करने का पैसा कौन देगा। तो ये भी एक कहीं ना कहीं व्यूज और एटीट्यूड्स हैं जो पैसा खर्च करने से हमें रोकते हैं अक्सर। हालांकि जो लोग थेरेपी ले चुके होते हैं, जो लेते हैं, वही जानते हैं कि इस थोड़े से पैसा खर्च करने से उनको कितना बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, इस
थोड़े से कॉस्टली ट्रीटमेंट के लिए जो फाइनली जो बेनिफिट मिलते हैं वो कितने बड़े होते हैं, ये वही लोग बताते हैं। उनको अगर देखा जाए तो उनके एक्सपीरियंस से हम कुछ सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तीसरी एक प्रॉब्लम आती है, बैरियर आता है, वल्नरेबिलिटी कमिटमेंट। मतलब हर पेशेंट अलग अलग तरीके का होता है, वो अपने अंदर अलग अलग तरीके का स्ट्रेस कैरी कर रहे होते हैं। उनको उनके टाइप का थेरेपिस्ट मिल पाए या कोई थेरेपिस्ट हो जो उनके साथ काम कर पाए, उनके नेचर के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो पाए, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सही थेरेपिस्ट मिल पाना बड़ा मुश्किल है। तो हमारी कुछ पर्सनैलिटी होती है, हमारे कुछ अपने एटीट्यूड्स, हमारे कुछ बिलीव्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें कोई थेरेपिस्ट मिल पाए, इसको सर्च करने में कई बार टाइम लग जाता है। थेरेपिस्ट की भी डिफरेंट अप्रोच होती है, थेरेपिस्ट का भी अलग स्टाइल होता है, तो ये मैचिंग बिठा पाना बड़ा डिफिकल्ट होता है। कई बार तो कई पेशेंट्स, कई क्लाइंट्स 5-5, 6-6 थेरेपिस्ट बदल लेते हैं, तब जाकर उन्हें कोई ऐसा पर्सन मिलता है जिसके साथ उनकी कंपैटिबिलिटी बने, कि हमारी पर्सनैलिटी और स्टाइल के हिसाब से थेरेपिस्ट की पर्सनैलिटी, स्टाइल, अप्रोच मैच कर रही है, वो हमें वो सब बता रहा है जैसे हम समझना चाहते हैं। कुछ लोगों को पसंद होते हैं ऐसे थेरेपिस्ट जो उन्हें हर बात पर गाइड करें, सजेशन दें और वो उसे पूरा कर लें, जहां वो ना ज्यादा सोचें, ना ज्यादा एफर्ट लें। कुछ पेशेंट्स के लिए जरूरी होता है एनालिटिकल वर्क करना, सोचना समझना प्रॉब्लम्स के बारे में। कुछ पेशेंट्स को पसंद होता है रिटर्न वर्क करना। ज्यादातर पेशेंट्स होते हैं जिनको रिटर्न वर्क पसंद नहीं होता, और थेरेपी में रिटर्न वर्क भी कई बार बहुत करना पड़ता है। कई बार रिटर्न वर्क ही नहीं करना पड़ता, बुक्स भी रीड करनी पड़ती हैं। तो ऐसे अलग अलग अप्रोच और अलग अलग नीड्स, डिमांड्स के साथ जब आपस में थेरेपिस्ट और क्लाइंट जब मिलते हैं, तो ये कंपैटिबिलिटी बन पाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जिस वजह से अक्सर थेरेपी अवॉइड कर दी जाती है। कई बार तो ऐसे में या तो थेरेपी लटक जाती है या पेशेंट थेरेपी लेना छोड़ देता है, वो डिससेटिस्फाई हो जाता है, वो थेरेपी से ही डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। इसलिए सही कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी होता है, और कई बार ट्रायल एंड एरर करने के बाद ही पता चलता है कि किस थेरेपिस्ट के साथ हमें ट्रीटमेंट लेना है। एक बार जब सही थेरेपिस्ट मिल जाता है या मिल जाती है, उसके बाद तो हमें बस खुद को खोल के रख देना होता है। मतलब अपने बारे में सारी बातें डिस्क्लोज कर देनी होती हैं। एक साथ नहीं की जाती, धीरे धीरे किया जाता है, धीरे धीरे बातें डिस्क्लोज की जाती हैं, धीरे धीरे पेशेंट जो होता है वो थेरेपिस्ट के साथ अपने थेरेपी प्रोसेस में इस तरह से ढलता है कि वो धीरे धीरे बातें भी डिस्क्लोज करता है, और साथ साथ थेरेपिस्ट भी धीरे धीरे ही जान पाता है पेशेंट को। तो ये जो ट्रस्ट होता है थेरेपी के अंदर, ये वक्त के साथ बढ़ता है, वक्त के साथ ही इस्टेब्लिश हो पाता है। पहले सेशन, दूसरे सेशन में ट्रस्ट कई बार नहीं बन पाता है। और ये भी एक प्रॉब्लम आती है, जैसा कि वल्नरेबिलिटी के बारे में बताया, कि बहुत सारी पर्सनल हिडन फीलिंग्स डिस्क्लोज करनी होती हैं, बहुत सारी पर्सनल और पास्ट फीलिंग्स को बताना होता है। तो पेशेंट का थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट बने, और फिर उस ट्रस्ट बनने के साथ वो अपनी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे डिस्क्लोज करे, ये एक लंबा प्रोसेस है। कई बार पेशेंट्स कई वजह से डिसअपॉइंट हो जाते हैं, या अपनी बातें डिस्क्लोज नहीं कर पाते, या उनकी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं जिस वजह से वो कई बार अपनी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस नहीं कर पाते, या कई बार थेरेपिस्ट का भी एटीट्यूड थेरेपी के दौरान बदल जाता है, क्योंकि थेरेपिस्ट भी अपनी जजमेंट ले रहा है, अपने डिसीजन ले रहा है, और वहां पर कई बार पेशेंट और ज्यादा अपने को रिस्ट्रिक्टेड फील करने लगता है। तो एक बहुत डायनामिक प्रोसेस होता है थेरेपी, जिसमें कई बार हम बड़े सोच सोच के, बड़े हिचक के साथ अपनी पर्सनल बातें डिस्क्लोज करते हैं। और सच ये है कि जब तक हम डिस्क्लोज ना करें, जब तक हम अपने पुराने पास्ट हिडन या अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स को पूरी तरह से प्रोसेस ना करें, थेरेपी कई बार पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाती। इसलिए शुरुआत में ये कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, धीरे धीरे करना ही आसान होता है। इसलिए लंबा थेरेपी प्रोसेस जरूरी होता है, जिसमें धीरे धीरे थेरेपिस्ट के साथ अपनी रिलेशनशिप को बेटर किया जाता है। तो ये जो वल्नरेबिलिटीज हैं, ये कई बार हमें अटका देती हैं, रोक देती हैं, और हम या तो बीच में थेरेपी बंद कर सकते हैं, या शायद हम कुछ बातें डिस्क्लोज ही ना करें, ऐसा भी कर लेते हैं। तो कई बार क्या होता है, आपको बहुत सारी चीजें जो होती हैं, जो भी पिछले 1 हफ्ते 10 दिन में हो चुकी होती हैं, आपको पता है कि वो आपको अब थेरेपिस्ट से मिलोगे, अगले सेशन में ये सब चीजें बताओगे कि घर पे क्या हुआ, बॉयफ्रेंड के साथ क्या हुआ, हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ क्या हुआ, बच्चों के साथ क्या हुआ, वर्क प्लेस पर क्या हुआ, पर्सनल जो डिफिकल्टीज थी उसमें क्या परेशानी आई। ये एक चीज, दो चीज, कई सारी चीजें डिस्कस करोगे, इतना सब डिस्कस करना पड़ेगा, इतना सब फिर से बात करनी पड़ेगी, इतना स्ट्रेस आएगा बात करने का, फिर से वही बातें, फिर से वही सब डिस्कशंस। तो कई बार क्या करते हैं, हम इसको टालने लगते हैं, हम लंबा टाइम ले लेते हैं।
हम सोचते हैं इस बार नहीं, अगली बार कुछ और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आ जाएगी और कुछ बड़ी चीज़ इश्यू आ जाएगी, तब हम डिस्कस कर लेंगे, अभी नहीं करना। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उन फीलिंग्स को बरी करना शुरू कर देते हैं, धीरे-धीरे उन्हें ढकना या हिडन करना शुरू कर देते हैं और फिर हम सोचते हैं चलो इस बार नहीं, अगली बार देख लेंगे। तो ऐसे क्या होता है, कई बार हमारे रोज़मर्रा की जो घटनाएँ हो रही होती हैं, एक्सपीरियंसेस हो रहे होते हैं, वो नेचुरली हमारे स्ट्रेस या हमारे पेन की वजह से वो दब जाते हैं। हम उन्हें दबा देते हैं, बरी कर देते हैं और फिर उन्हें शेयर भी नहीं कर पाते। तो ऐसे भी कई बार क्या होता है, हम थेरेपी को अवॉइड भी कर रहे होते हैं, साथ ही साथ उसके पूरे प्रोसेस को हम डिले भी कर देते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम अक्सर देखने में आती है। अगली एक कॉमन प्रॉब्लम आती है सबकॉन्शियस कमिटमेंट टू डिसफंक्शन। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम अपने डिसऑर्डर या डिसफंक्शन या प्रॉब्लम्स में एडजस्ट कर चुके हैं, अडैप्ट कर चुके हैं। अब हम उन प्रॉब्लम्स को छोड़ना नहीं चाहते। अब कहीं न कहीं हम उन प्रॉब्लम्स से पूरी तरह से बाहर ही नहीं आना चाहते। हालाँकि हम ये कहेंगे कि हम बाहर आ नहीं पा रहे, पर सच बात तो ये है कि कहीं न कहीं हम सबकॉन्शियसली कमिट कर चुके होते हैं अपनी प्रॉब्लम से। हमारे जो डिसफंक्शनल पैटर्न्स होते हैं बिहेवियर के, थिंकिंग के, उनको बनने में कई साल लगे होते हैं। या तो कई डेकेड्स लग चुके हैं उनको बनने में, मतलब 20-30 साल से वो पैटर्न्स बन चुके हैं, या कई साल हम कह सकते हैं 8 या 10 साल, 5 साल। हम काफ़ी समय से उस तरीके की साइकोलॉजिकल थिंकिंग और थिंकिंग स्टाइल से हम जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो होता क्या है, उन्हीं में अडैप्ट करके हम अपनी लाइफ किसी ना किसी तरह से गुजार रहे होते हैं। किसी ना किसी तरह से हम उन्हें अपनी आदत का पार्ट बना चुके होते हैं। उन्हें एकदम से छोड़ पाना हमारे लिए आसान नहीं होता। उन्हें छोड़ने के लिए कमिट कर पाना आसान नहीं होता। या ये कहें कि उन्हें छोड़ पाना हमें पॉसिबल ही नहीं लगता। हम कहीं न कहीं उन्हीं पैटर्न्स में, उन्हीं तौर तरीकों में सेफ फील करते हैं। एक कंफर्ट ज़ोन बन जाता है, एक कन्वीनियंस का एक ज़ोन हमारा बन जाता है जिससे हम बाहर ही नहीं निकलना चाहते। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, या ये कहें कि अनकॉन्शियस माइंड है, जिसमें हमने ये सारी चीज़ें सीखी हैं और कहीं न कहीं दबा रखी हैं, आदत डाल रखी है, वो बहुत कोशिशों के साथ इन डिफेंस मैकेनिज़्म्स को, इन आदतों को पकड़े रखना चाहता है, जकड़े रखना चाहता है। क्योंकि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी पेनफुल एक्सपीरियंसेस और इमोशंस दब चुकी होती हैं। उनको अनकवर कर दिया जाएगा अगर हम अपने को बदलना चाहेंगे। उनको बाहर निकाल दिया जाएगा अगर हम उनको फेस करेंगे, उनका सामना करना चाहेंगे, उनको डील करना, उनको हील करना चाहेंगे। तो हीलिंग जो है वो अनकॉन्शियस फीलिंग्स को बाहर निकालने के लिए कहती है, और ये बड़ा मुश्किल, बड़ा ट्रॉमेटिक हो सकता है, बड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, अनएक्सेप्टेबल हो सकता है। हम इसे स्वीकारते नहीं, हम इसको रेजिस्ट करते हैं। इस वजह से हम सबकॉन्शियसली चेंज को रेजिस्ट करने लगते हैं, चेंज से दूर भागने लगते हैं। हमारे लिए चेंज मुश्किल हो जाता है या मुश्किल दिखाई देने लगता है। बहुत बार तो हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर इस तरीके का एक कॉन्फ्लिक्ट, एक द्वंद्व चल रहा है, जब तक कि कोई हमें बता ना दे कि हम ऐसे हैं या हमारे साथ ऐसा हो रहा है। जब भी कोई कहता है कि मुझे थेरेपी नहीं चाहिए, बावजूद इसके दिख रहा हो कि उसको थेरेपी चाहिए, समझ लेना चाहिए कि कहीं न कहीं एक सबकॉन्शियस कमिटमेंट, इन्वेस्टमेंट है डिसफंक्शन में। मतलब जानते हुए भी कि पता है कि हाँ, मेरे साथ प्रॉब्लम है, मुझे लोग भी बताते हैं, मुझे भी दिखता है किसी ना किसी तरीके से, पर मुझे नहीं चाहिए थेरेपी, थेरेपी से मेरा कुछ नहीं हो सकता, थेरेपी मुझे रिज़ॉल्व नहीं कर सकती। मतलब कहीं न कहीं हम जैसे हैं वैसे बना रहना चाहते हैं, वही हमें कन्वीनिएंट लग रहा है। मतलब हम अपनी पर्सनल फीलिंग्स, थॉट्स को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते या उन्हें फेस नहीं करना चाहते। कहीं न कहीं हमने इस डिसफंक्शन के लिए कमिटमेंट दे रखा है। ये तो रहे मोटे तौर पे 4 ऐसे कारण जिनकी वजह से हम अक्सर थेरेपी को अवॉइड करते हैं, टाल देते हैं या उससे बचने की कोशिश करते हैं। टाइम नहीं है, इस वजह से। पैसे की प्रॉब्लम है, इस वजह से। या पैसा खर्च नहीं करना चाहते, इस वजह से। वल्नरेबिलिटी कमिटमेंट है, मतलब या तो सही तरीके का थेरेपिस्ट नहीं मिल रहा, या मिल गया है तो उसके साथ हर चीज डिस्कस कर पाना या ट्रस्ट डेवलप करना वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। हर चीज डिस्कस करना, हर चीज रिजॉल्व करना वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। या सबकॉन्शियस कमिटमेंट, मतलब जैसे हैं वैसे ही बना रहना ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, क्योंकि कई सालों की लर्निंग कंडीशनिंग हो चुकी है। पर फिर भी हमें थेरेपी में क्यों जाना चाहिए, फिर भी हमारे लिए क्यों जरूरी है, बावजूद इसके हम नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी हम नहीं थेरेपी लेना चाहते, फिर भी हमारे लिए थेरेपी क्यों जरूरी है, ये जानना हमें जरूरी है। निकी कहती हैं कि हर सेशन में सुबह उठकर मैं सोचती हूँ मुझे नहीं जाना, क्या मिलेगा, क्या करना है, नहीं मुझे फायदा हो रहा, बहुत स्लो है, कब चेंज आएगा, क्या चेंज आएगा, कुछ नहीं पता। हर हफ्ते कहती है वो कभी ना कभी
या तो सेशन के दिन या सेशन के दिन से पहले स्ट्रगल करती ही हैं वो थेरेपी में जाने के लिए। पर बावजूद इसके, बावजूद इन सब कॉन्फ्लिक्ट के वो कहती हैं कि मैं जाती ज़रूर हूँ। मेरे अंदर एक स्ट्रगल चलती है, प्रोटेस्ट चलता है, नहीं जाना, नहीं जाना, फिर भी मैं जाती हूँ। क्यों? क्यों मैं जाती हूँ? बावजूद इसके कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, या मेरे बैंक अकाउंट खाली हो रहे हैं, या मेरे को और भी 10 काम है जो मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं, या मुझे कोई और इमीडिएट कंफर्ट मिल सकता है, उस इमीडिएट कंफर्ट लेने के बजाय मैं थेरेपी क्यों जा रही हूँ? थेरेपी में इतना डिफिकल्ट प्रोसेस से क्यों गुजर रही हूँ? क्यों मुझे थेरेपी में जाना पसंद है, या मैं जा रही हूँ बावजूद इसके कि मुझे वहां जाना भी परेशान करता है? इसके कुछ सॉल्यूशंस बताती हैं वो, जो उन्होंने खुद पर अप्लाई किए हैं और जो उन्हें लगता है कि किसी दूसरे को भी वो गाइड कर सकती हैं। ऐसी चीजें, ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसी थॉट्स जिन्हें दिमाग में रखना जरूरी है, या ऐसे कमिटमेंट्स बनाना जिसकी वजह से थेरेपी को कंटिन्यू किया जा सकता है या उसे शुरू किया जा सकता है। पहला तो है, वो कहती है कमिटमेंट टू माई सेल्फ, मेरा खुद के प्रति कमिटमेंट है। वो कह रही है कि लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बीच हम घिरे रहते हैं, जिनमें दूसरों की जरूरतों के हिसाब से हम काम करते हैं, दूसरों के हिसाब से चलते हैं। थेरेपी एक ऐसी चीज है जो हम पूरी तरह से केवल खुद के लिए कर रहे हैं, सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, सेल्फिश होकर कर रहे हैं, ये कह सकते हैं। इसमें हम किसी दूसरे के लिए अपने को ट्रीट नहीं कर रहे, दूसरे के लिए अपने को हील नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं। वो कहती हैं कि जब मैंने एक बार ये डिसीजन ले लिया था ना कि मुझे अब अपने इमोशनल वुंड्स को, इमोशनल इंजरीज को जो मेरे पास्ट से आई हैं या पास्ट से अभी तक मैं कैरी कर रही हूं, उसको एक बार जब मैंने हील करने का, एक्सप्लोर करने का डिसीजन ले लिया, उसके बाद मैंने एक्चुअल में देखा कि मैं अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने लगी हूं। एक्चुअल में मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बेटर होनी शुरू हो गई, प्रोग्रेस मेरी शुरू हो गई। मैंने बहुत सारी इंसाइट्स ले ली कि मेरी लाइफ में अब तक क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से मैं इन संघर्षों के बीच अब तक गुजरती रही, इनका सामना करती रही, कैसे ये चीजें मेरे को शेप कर गई, मेरे को इन्होंने आज का जो रूप है वो दिया, आज मेरी कंडीशन को इन्होंने डिजाइन किया या डिसाइड किया, किस तरह से ये सब मेरे साथ घटा, इसमें मुझे बहुत सारी इंसाइट मिली। और मुझे अब क्या करना चाहिए ये भी इंसाइट मिली कि मुझे अब खुद की केयर करनी है, मुझे खुद का ध्यान रखना है, अपनी मेंटल हेल्थ नीड्स का ध्यान रखना है। अब वो कहती हैं कि मैं अपने पुराने जो पैटर्न्स हैं जो मैंने बनाए हुए हैं, बिहेवियरल और थिंकिंग पैटर्न्स, उनको पहचान भी पा रही हूँ और उनको दूर करने के लिए भी एफर्ट ले पा रही हूँ। मैं अपने लिए स्टैंड ले पाती हूँ, मैं अपने लिए सही निर्णय ले पाती हूँ, सही चीज सोच पाती हूँ अपने लिए, और खुद से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर पाती हूँ, खुद के साथ अब सही तरीके से एक संबंध बना पाती हूँ। वो कहती हैं कि मैं अब अपने बच्चों की एक बेटर पेरेंट भी बन गई हूँ, साथ ही साथ अपने हस्बैंड की एक बेटर पार्टनर भी बन गई हूँ जब से मैंने थेरेपी लेना शुरू किया है तब से। वो ये कहती हैं कि हो सकता है कि मैं थेरेपी के बिना भी ये बदलाव अपने अंदर ले आती। मतलब वो कहती हैं कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। भाई हो सकता है कि मैं थेरेपी ना लेती वैसे ही मेरे अंदर बदलाव आ जाते। आप भी ये सोचेंगे, समय के साथ तो सब चीजें ठीक हो जाती हैं, हीलिंग हो जाती है, अपने आप ही सब ठीक हो जाएगा। पर एक प्रॉब्लम ये है, वो कहती हैं कि इसमें बहुत लंबा समय लग सकता था, पूरी जिंदगी निकल सकती थी, शायद मैं बुढ़ापे में समझती, और इससे मुझे नुकसान बहुत हो सकते थे। हो सकता है कि मैं अपनी फैमिली खो देती, हो सकता है मैं अपनी जॉब खो देती, हो सकता है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ में जो मेरे करीबी लोग हैं उनसे जो हमदर्दी या उनसे जो अटैचमेंट है वो खो देती। बहुत सारा इमोशनल प्रॉब्लम और ज्यादा आ जाता अगर मैं थेरेपी ना लेती, और बहुत सारा इमोशनल टर्मोइल मेरी लाइफ में बिल्डअप हो जाता। साथ ही साथ मेरे आसपास के लोग जिन्होंने मुझे बहुत नेगेटिव वे में देखना शुरू कर दिया था या मुझे देखते थे, उनको कभी मौका ही ना मिलता मेरे बारे में वो सब जानने का जो मैं हूं, मेरी अच्छाइयों को देखने, जानने का, और साथ ही साथ उसके अनुसार अनुभव करने का। मेरे साथ रिलेशनशिप में उनको क्या बेहतर अनुभव हो सकते हैं इसका उन्हें भी मौका ना मिलता। वो कभी ना समझ पाते कि मैं ऐसी भी हूं, मेरे अंदर एक अच्छाई भी है, मेरे अंदर एक अच्छा, बेहतर, हेल्दी, मैच्योर इंसान भी रहता है। वो कभी देख ही ना पाते, कभी उसको जान ही ना पाते, उससे संबंध बना ना पाते, और वो एक ही नेगेटिव नजरिया मेरे बारे में बनाए रखते जिससे प्रॉब्लम्स केवल बढ़ती ही जाती। वो इस वजह से फिर अपनी तरफ से भी एफर्ट ना लेते मेरे प्रति ज्यादा हमदर्दी दिखाने का, ज्यादा अपने को अटैच करने का, दूरियां बन जाती। तो वो दूरियां प्रिवेंट हो गई क्योंकि मैंने थेरेपी ली, क्योंकि दूसरे लोगों ने भी जब मुझ में बदलाव देखे तो उन्होंने भी एफर्ट लिए और बेटर करने का, हमारी आपस की कंडीशन को, रिलेशनशिप को।
तो वो कहती हैं कि पहली बार मैंने ये समझा कि कैसे मुझे अपने पेरेंट्स के साथ अपना बेटर कम्युनिकेशन करना है। पहले जब मेरे पापा ड्रिंक करते थे तो मैं उन्हें रोक नहीं पाती थी, जानते हुए भी कि वो गलत कर रहे हैं और इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट आ रहा है हमारी पूरी फैमिली पे। और होता अक्सर यही था कि जब पापा मुझे कहते थे मेरे को फ्रिज में से एक बोतल निकाल दो, बर्फ निकाल दो, गिलास ले आओ, तो मैं उनको दे देती थी। मैं कभी रोक ही नहीं पाती थी खुद को या उनको, और इस बारे में कभी कोशिश नहीं कर पाती थी, कभी समझ ही नहीं आता था कि उनको कॉन्फ्रॉन्ट कैसे करूं। तो जब मैंने एक स्ट्रेंजर के सामने जाके अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी शुरू की, मतलब थेरेपिस्ट के सामने जाके उन्होंने रोना शुरू किया और अपनी बात बतानी शुरू की, अपनी फीलिंग्स को बताना शुरू किया, तब मैंने अपने बारे में जाना और ये भी जाना कि मैं कैसे अपने पेरेंट्स के साथ अपनी रिलेशन चेंज कर सकती हूँ, अपने तरीके बदल सकती हूँ और खुद ही मैं कैपेबल हूँ इन बदलावों को लाने के लिए, इन बदलावों को मैं ला सकती हूँ, अपनी रिलेशन चेंज कर सकती हूँ। ये बात सच है, थेरेपी बहुत समय लेती है और थेरेपी समय लेती है, पर फिर भी हर हफ्ते मेरे पास इतना टाइम तो होता है कि मैं 1 घंटा निकाल पाऊँ थेरेपी के लिए। 1 घंटा मैं ऐसा निकाल पाऊँ किसी के पास विज़िट करके अपने बारे में बात करने के लिए, जिसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ और जो मुझे अपने ही बेनिफिट के लिए करना है। अगर इसको ऐसे देखा जाए कि हम आए गए 1 घंटा कोई टीवी का एपिसोड देखने में भी निकाल देते हैं। कपिल शर्मा का शो 1.5 घंटा देखने में निकल जाता है, इंडियन आइडल 1.5 घंटा निकल जाता है, केबीसी का एक शो देखने में 1.5 घंटा निकल जाता है, एक वेब सीरीज का एक एपिसोड देखने में 50-60 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। तो क्या एक सेशन के लिए 1 घंटा निकाल पाना मुश्किल है? नहीं, एक्चुअल में नहीं। कहीं ना कहीं हम रीजंस देते हैं खुद को कि हमें खुद को कमिट नहीं करना, इसलिए हम इधर उधर के रीजन ढूंढते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। पर अगर हम अपने को कमिट कर रहे हैं, खुद के साथ अगर सही कमिटमेंट दे रहे हैं, तो 1 घंटा पूरे हफ्ते में निकाल पाना मुश्किल नहीं है। तो टीवी देखकर खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेना, वेब सीरीज देख के खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लेना, कुछ खा के अपने को डिस्ट्रैक्ट कर लेना या अपने को थोड़ी देर के लिए रिलैक्स कर लेना, इमोशनल सूदिंग कर लेना, इमोशंस को हल्का कर लेना, अपने मन पे पड़ रहे भार को हल्का कर लेना, ये हो तो सकता है इन कामों से भी जो कि इमीडिएट रिलीफ ले आते हैं, जो इमीडिएट डिस्ट्रैक्शन का काम कर रहे हैं। और थेरेपी जो कि एक स्ट्रेसफुल काम हो सकता है, उसको भी अवॉइड करने से भी हमें काफी सारे काम करने को मिल जाते हैं जिससे इमीडिएट टेम्परेरी रिलीफ मिल जाए। पर वो सारे रिलीफ टेम्परेरी ही होते हैं, वो अगर बार बार भी किए जाए तो वो मुझे नहीं बदल सकते, मेरे अंदर की जो सेल्फ है, मेरे अंदर की जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, थिंकिंग है, उसको नहीं बदल सकते। वो तो थेरेपी से ही होगा, वो तो मैं जब किसी से मिलूंगी, बात करूंगी, डिस्कस करूंगी, शेयर करूंगी और एक्टिव वर्क करूंगी अपने बारे में, तभी वो पॉसिबल हो पाएगा, तभी मुझे लॉन्ग टर्म में जाके हैप्पीनेस मिलेगी, तभी मेरी लाइफ ज्यादा आसान होगी, तभी मैं अपनी कंडीशन को बेहतर कर पाऊंगी, बजाय कि बार बार सिर्फ एक वेब सीरीज का एपिसोड देख लेने के या कुछ खा लेने के। तो टाइम मैं जितना टीवी देखने में निकाल रही हूँ, उसका थोड़ा सा हफ्ते में 1 घंटा तो निकाल ही सकती हूँ थेरेपी के लिए। तो उन्होंने कहा जब मैंने ये रियलाइज किया, जब मुझको ये एहसास आया, तो मैं थेरेपी रेगुलरली लेने लग गई और मुझे इससे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट मिला ही। नेक्स्ट पॉइंट वो बोल रही हैं कि फाइनेंशियल कमिटमेंट को हम कैसे रिजॉल्व करें। वो कहती हैं कि सबसे मेन रीजन एक ये था थेरेपी ना शुरू करने का, हर हफ्ते जाकर एक थेरेपिस्ट से ना मिलने का, एक मेन रीजन ये था मेरे पास पैसा नहीं था। पर वो कहती हैं ये बड़ा अजीब बात है। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं मेरी जो थेरेपिस्ट थी वो बड़ी हम्बल थी। पहली चीज तो ये, वो ये बात समझती थी कि उन्हें बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लोड पेशेंट पर नहीं डालना, भले ही वो सेशन अटेंड करें या ना करें, मतलब पेशेंट करे या ना करे, पर थेरेपिस्ट जो है वो फाइनेंशियल लोड नहीं डालते। क्यों? क्योंकि वेस्ट में ऐसा होता है, अमेरिका, यूरोप में ऐसा होता है कि अगर कोई सेशन बुक करता है, उसका वो पे कर देता है पहले ही। तो अगर वो कैंसिल करेगा तो उसका पैसा कटेगा। तो जैसे किसी ने 1,000 रुपया बुक किया तो 200 रुपया कट जाएगा अगर आप सेशन कैंसिल करते हो। तो वो कहती है मेरी थेरेपिस्ट ये नहीं करती थी, और अगर मैं कोई सेशन मिस कर देती थी तो उसका भी मुझे पे नहीं करना पड़ता था। मतलब वहां पर यह भी होता है कि अगर आप मिस कर देते हो अपने सेशंस तो भी आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ता है, क्योंकि वो थेरेपिस्ट आपकी अपॉइंटमेंट बुक करने का एक स्लॉट रख चुका था, वो आपने मिस करा तो वो उसको नुकसान हो रहा है थेरेपिस्ट को, तो वो एक पेनल्टी काट लेता था। वो कहता है ये सारी चीजें मेरी थेरेपिस्ट ने की ही नहीं, जो आमतौर पर अमेरिका या यूरोप में किया जाता है थेरेपी के मामले में। वो कहती है मुझे ही हर बार 1 घंटे का पे करना होता था, डेली विजिट करके मुझे पे करना होता था, मुझे पहले एडवांस में या इस तरीके के कोई भी पेनल्टीज मुझे उनको पे नहीं करनी पड़ती थी।
बावजूद इसके इतना बेनिफिट मिलने के भी मैंने शुरू-शुरू में एक रीज़न बना लिया कि भाई मुझे तो पे करना पड़ रहा है, मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं कैसे पे करूँ इतना? और वो भी किस लिए? कि मुझे अपनी ही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं जाना, अपनी ही प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए, इमोशनल प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए नहीं जाना। तो ये चीज़ जो है मुझे बड़ी अटपटी लगी और मैं इससे काफ़ी समय तक जूझी। लेटली मुझे रियलाइज़ हुआ, ये मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ? तो उसके बाद मैंने थोड़ा सोचा, समझा और मैंने अपनी फैमिली से बात करके मैनेजमेंट प्लान लर्न किया, सीखा, यहाँ तक कि मैंने अपने थेरेपिस्ट से भी पूछा और इसके बाद मैं थोड़ा-सा अमाउंट हर महीने बचा लिया करती थी अपनी मेंटल हेल्थ की नीड्स को पूरा करने के लिए, सेशन में खर्च करने के लिए। वो कहती हैं थोड़ा बहुत तो हमारी फैमिली का इंश्योरेंस भी थी जो इसमें थोड़ी हेल्प कर लेती थी, जो हमें सेव करने में हेल्प करती थी ताकि हम थेरेपी को अफोर्ड कर पाएँ। पर फिर भी वो कहती हैं कि जितना भी मुझे खर्च करना पड़ता था थेरेपी पर, वो उसके फ़ायदे के मुकाबले बहुत ही कम था। क्योंकि जो थेरेपी से फ़ायदे मिले, वो थेरेपी पर जो खर्चा किया उससे कई गुना ज़्यादा थे, कई गुना ज़्यादा मुझे इमोशनल और सोशल पर्सनल बेनिफिट्स मिले। तो मुझे अब ऐसा नहीं लगता कि मैंने कुछ नुकसान किया या मैंने कुछ बेकार का पैसा खर्च किया या मैंने कुछ बहुत गलत डिसीज़न लिया, नहीं। मैंने बहुत सही डिसीज़न लिया, थेरेपी को आज भी मैंने कंटिन्यू कर रखा है और मैं इस पर प्राउड फील करती हूँ कि मैंने फाइनेंशियल डिसीजन सही लिए और केवल फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से थेरेपी नहीं छोड़ी, जो कि ज्यादातर लोग अक्सर छोड़ दिया करते हैं। एक और तरीका है जिससे कि हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस थेरेपी को अवॉइड करने की आदत को, वह है कि हम हमेशा ध्यान रखें, हमें हमेशा पता हो कि आगे कुछ बेहतर ही आने वाला है, थेरेपी पूरा करके कुछ अच्छा ही मिलेगा, कुछ बेटर ही होगा लाइफ में। वो कहती हैं कि मैंने थेरेपी से लर्न किया कि मेरी जो खुद के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सबसे मुश्किल है उसे मेंटेन कर पाना। मतलब खुद के फायदे, खुद के बेटरमेंट के प्रति कमिटमेंट रखना सबसे डिफिकल्ट कमिटमेंट्स में से एक होता है, ये मैंने जाना। इसी के साथ मैंने ये भी जाना कि यही सबसे प्रीशियस और सबसे वैल्यूएबल चीज है जो लाइफ में मुझे करना था और किसी को भी करना चाहिए और मैं आगे भी करूंगी। ये सबसे वैल्यूएबल चीज है जो मैंने लाइफ में की है, जो मैं खुद के साथ कर सकती हूँ या खुद के साथ मैंने किया है ताकि अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना पाऊं और अपने लिए एक मेंटल पीस अचीव कर पाऊं। और ये मैं इसलिए कर पाई क्योंकि मैंने हमेशा वैल्यू किया थेरेपी को, मैंने हमेशा उस इंटरनल इंट्रोस्पेक्टिव वर्क को वैल्यू किया कि जो भी मैं खुद के साथ कर रही हूँ वो मुझे बहुत सारी ट्रबल्स से बचाएगा, मेरी लाइफ को बेटर करेगा और मेरी लाइफ में वो सारी कमियां पूरी करेगा या वो खालीपन को पूरा करेगा जिसकी मैं चाह रखती हूँ, जिसकी मुझे नीड है। वो कह रही है कि हर थेरेपी सेशन कोई ऐसा ब्रेक थ्रू लेकर नहीं आता कि जिससे पूरी लाइफ बदल जाएगी इस सेशन के बाद। एकदम से सडनली हमारा दुनिया को देखने का ढंग बदल जाएगा, चीजें देखने का तरीका बदल जाएगा, अचानक से एक रेवोल्यूशन सा आ जाएगा और लाइफ बिल्कुल अलग ट्रैक पर चली जाएगी। ऐसा नहीं होता। वो कहती है ना तो ऐसा शुरू शुरू में दिखाई देता है, ना अक्सर ऐसा थेरेपी में दिखाई देता है, या हम हर सेशन से कुछ ऐसा उम्मीद करें, ऐसा नहीं होता है। थेरेपी एक रेगुलर प्रोसेस की तरह है, इंक्रीमेंटल वे में धीरे 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 समय के साथ बदलाव ज्यादा बेहतर देखने में आते हैं। और वो कहती हैं कि मैंने अपने बहुत सारे सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस पैटर्न्स को अलग अलग करके देखना शुरू किया तो धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि मेरे साथ असल ट्रबल्स थी क्या, मैं क्यों अटकती थी, क्यों मेरे लिए इतना मुश्किल होता था अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल पाना, और क्यों मैंने बचपन में जो इमोशनल ट्रबल्स फेस की थी वो आज तक मुझे असर करती रही, आज तक मुझ पर किसी ना किसी तरह का प्रभाव इफेक्ट डालती रही। मैंने अपनी इमोशनल डेवलपमेंट को समझा जाना और जब मैंने ये समझा, जब इसके प्रति एक्टिवली वर्क किया, तो जो मैंने बदलाव देखे धीरे 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 इतने लंबे समय के आए हुए नेगेटिव इंपैक्ट को जब मैंने धीरे 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 पॉजिटिव दिशा में मोड़ा और वो अचीव किया, तो मुझे समझ में आया कितना वैल्यूएबल रहा है मेरे लिए चेंज, कितनी वैल्यूएबल रही है मेरे लिए थेरेपी। थेरेपिस्ट की मदद से ही मैंने नए तरीके से खुद को जाना है, खुद को समझा है और अपनी रिलेशनशिप्स को रिस्पॉन्स करना सीखा है। अपनी रिलेशनशिप्स में नए तरीके की रिएक्शंस लर्न की हैं देनी। वो रिलेशनशिप्स जिन्होंने पहले मुझे एक समय में शेप किया था, एक आदत डाली थी कि मैं बहुत वल्नरेबल हो गई थी और मैं धीरे 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 जैसे ग्रो करी अपनी लाइफ में, मेरे लिए जो चीजें इतनी डिफिकल्ट हो गई थी उनको मैंने अब समझा कि कैसे धीरे धीरे वो सारे तार खोलने हैं, वो सारे उलझाव रिजॉल्व करने हैं, कैसे मैं धीरे धीरे उनसे अब ग्रो कर पाई हूं और मैं अपनी वल्नरेबिलिटी को ओवरकम करना सीख पाई हूं, एक अच्छी मदर, एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी वुमेन
एक औरत अच्छी बन पाई हूँ, अपने को बेहतर इंसान की तरह अब मैं देख पाती हूँ। यही होता है जब हम सही तरीके से थेरेपी लेते हैं और सही थेरेपिस्ट के साथ सही टाइम स्पेंड करके अच्छे से अपने को बेटर करने में समय बिताते हैं। वो कहते हैं यही वो बदलाव जो मैंने अपने अंदर देखा है, इसी को मैं आज चेरिश करती हूँ, वैल्यू देती हूँ और इसी प्रोग्रेस का आज मैं फ़ायदा उठा रही हूँ। प्रोग्रेस बहुत झटके दे देकर आती है, बहुत धीरे-धीरे आती है, बहुत टुकड़ों-टुकड़ों में आती है। बट अगर आप जाते रहोगे थेरेपी के लिए और ऐसा एक्सपेक्ट करके चलोगे कि वक़्त के साथ सब बेटर होगा ही, होना ही है। अगर आप अच्छा करते जाओगे, अपने को अच्छा बनाते जाओगे, तो आप अच्छे हो भी जाओगे, बेहतर बन ही जाओगे। अगर ये दिमाग में रख के चलोगे, तो थेरेपी लेना कभी मुश्किल नहीं होगा, कभी आपके लिए एक सरदर्दी या एक डिफ़िकल्ट काम नहीं बनेगी, थेरेपी उस केस में आसान बन सकती है। वो कहती हैं आज भी मैं सेशंस अवॉइड करने का सोचती हूँ, कई बार सोचती हूँ कि मैं ना जाऊँ, डिसकंटिन्यू कर दूँ। कई बार मन करता है आज भी चलो अभी नहीं अगले हफ्ते चले जाएँगे, अगले महीने कर लेंगे, पर फिर भी मैं कोशिश करके जाती ज़रूर हूँ। मैंने मेंटेन किया हुआ है अपनी थेरेपी को रेगुलरली मैं लेती हूँ। भले ही मुझे कई बार मन ना हो, पर फिर भी मैं जानती हूँ कि मुझे क्यों जाना है, मैं खुद को रिमाइंड कराती हूँ कि मेरे लिए थेरेपी ज़रूरी क्यों है और मैं रेगुलरली अपना थेरेपी लेने की आदत को मेंटेन की हुई हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। उम्मीद है ये जो जानकारी है ये आपको हेल्प करेगी अपने बारे में डिसीज़न लेने में, अपने बारे में सही निर्णय और सही दिशा तय करने में। आपको थेरेपी की ज़रूरत है, आप ऐसा मानते हैं तो लें। आपको लगता है थेरेपी लेने से फ़ायदा होगा, धीरे ही सही पर होगा तो लेते रहें। कोशिश करें अपने मन में जो डिसोनेंस आती है, कॉन्फ्लिक्ट आता है, द्वंद्व आता है कि लेना है, नहीं लेना है, छोड़ना है, नहीं छोड़ना है, इसको रिज़ॉल्व करें सही तरीके से, राइट जजमेंट से, हेल्दी डिसीज़न लें। अपने फ़ायदे में जो हो वो देखें। क्या आप बिना थेरेपी के कर पाएँगे? आपको सच में लगता है? तो ठीक है, मत लें थेरेपी। पर अगर आपको ज़रा-सा भी लगता है कि नहीं, कुछ समय तो मुझे थेरेपी लेनी ही है, कुछ समय तो मैं थेरेपी लेना चाहूँगी ही, तो ज़रूर लें थेरेपी, आगे बढ़ें। या तो आपकी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि बिना थेरेपी के काम बनेगा नहीं, तो लें। और अगर लगता है कि थोड़ा इफ़ेक्ट तो आ ही जाएगा, थोड़ा तो चेंज मैं देख ही लूँगी या देख लूँगा, तो ज़रूर लें थेरेपी, आगे बढ़ें। अपने बारे में आप इस वीडियो की मदद से सही निर्णय ले पाएँ, मुझे आशा है आपको ये वीडियो हेल्प करेगी, हेल्प की होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करें अगर आपका कोई सवाल हो, थेरेपी के बारे में या कोई और सवाल हो और साथ ही वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके लिए ये जानकारी लेना बहुत यूज़फुल हो सकता है। चैनल सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ऐसी बहुत सी यूज़फुल वीडियोज़ की जानकारी के लिए और ज़्यादा मेंटल हेल्थ के बारे में हेल्प के लिए। धन्यवाद।